मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपको अर्बेला का प्रसिद्ध संग्राम के बारे में बताऊंगा कि अर्बेला का संग्राम कब हुआ, किस किसके बीच हुआ, इसकी क्या भूमिका रही, इसमें किस प्रकार की स्ट्रैटेजी और समरतांत्रिक का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई इसकी जो इंट्रोडक्शन है, भूमिका होती है, तो उस भूमिका के बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले 356 ईस्वी में, 356 ईस्वी पूर्व यूनान के मैकदोनिया एक जगह है, मैकदोनिया में सिकंदर महान का जन्म हुआ। और 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर को मकदूनिया का 336 ईस्वी पूर्व सिकंदर को मकदूनिया का शासक बना दिया गया था। जब उसे शासक बनाया गया तो उसके सामने चारों तरफ अनेक समस्याएं थी, या हम ये कह सकते हैं कि उसके सामने काफी सारी ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान उसी को करना था। लेकिन उसने अपनी प्रतिभा के बल पर, उसके अंदर जो स्किल थी, उसके प्रतिभा के बल पर उसने अपनी सभी समस्याओं का, आने वाली जो चुनौतियां होती हैं उन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया। सिकंदर ने अपना विजय अभियान शुरू में चलाया था। इस अभियान में उसने सबसे पहले थिस्सली पर आक्रमण किया और बिना खून खराबे के उसने विजय प्राप्त कर ली। और ये इसका मतलब दुनिया में एक कहते हैं जान पहचान, इससे सिकंदर की दुनिया में पहचान बन गई थी। सिकंदर का सामना विश्व विजय, मतलब सिकंदर का जो मेन ड्रीम था या सपना था वो ये था कि विश्व विजेता बनने का था। जब वह विजय अभियान पर निकला तो उसके पास 35,000 पैदल सैनिक के आसपास सैनिक थे और 5,000 अश्वारोही सैनिक थे उसके पास। जब सिकंदर ने अपने इरादे के साथ आगे बढ़ना की कोशिश की या आगे बढ़ा तो ईरान के शासक डेरियस था, जो उस समय ईरान के शासक थे। ईरान के शासक डेरियस को सूचना मिली कि सिकंदर उसे युद्ध में परास्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो डेरियस ने सिकंदर को उसी की सीमा में रोकने की कोशिश की या रोकने का प्रयास किया। अर्बेला गांव है जो उत्तर पश्चिम दिशा में लाइक्स नदी होती है, लाइक्स नदी है, उसके पास है। इस नदी के पास जैसे गोगा मेला नामक गांव था, इस गांव के पास एक विशाल मैदान और एक खुर्दिस्तान नाम का पर्वत भी था। तो इस मैदान को डेरियस ने युद्ध के लिए चुना था, जिसे हम अर्बेले का संग्राम कहते हैं। तो बच्चों, ये कहा जा सकता है कि उसने इस मैदान को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करवाया और उसको एक सुरक्षित जगह बनाकर जैसे उसमें अपनी सेना को ठहरा दिया तथा सिकंदर का वह वहीं पर इंतजार करने लगा। तो जैसे हम कोई भी युद्ध के बारे में या किसी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं युद्ध की तैयारियों के बारे में। तो जो युद्ध का मैदान मैंने बताया आपको, अर्बेला से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में था। जब सिकंदर अपनी सेना को लेकर वहां आया ना, तो सबसे पहले उसे डेरियस की सेना सहित मैदान में खड़ा पाया कि भाई ये तो ऑलरेडी खड़ी है पहले से ही। और गुप्तचरों द्वारा, जो उस समय इंटेलिजेंस होती थी, गुप्तचरों के द्वारा उसको सूचना मिली कि डेरियस ने आक्रमण की दूरी तैयार कर रखी है। तो सिकंदर ने असीरियन नाम का गांव था जो वहां से थोड़ा दूर था, असीरियन गांव में के पास अपना पड़ाव डाल दिया और अपने सेनापतियों के साथ विचार विमर्श करके उसने अलग अलग निर्णय लिए, जो कि मैं बताता हूं आपको निर्णय कौन कौन से निर्णय लिए। उन्होंने अपनी सेना को वहां पे खड़ा करके अपने सेनापतियों को बुलाया और निर्णय लिए कि भाई दुष्कर पर, जो सामने वाला देश है या दुश्मन पर अचानक अटैक किया जाएगा, अचानक आक्रमण किया जाएगा और आक्रमण दिन के समय ही किया जाएगा, ना कि रात के समय, क्योंकि उस समय युद्ध के नियम हुआ करते थे। और आक्रमण पूरी शक्ति के साथ और बहुत ही जोरदार ढंग से पूरे वेग के साथ किया जाएगा और दुश्मन तक
पहुंचने के लिए कोई भी शोर शराबा या शोरगुल या किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं करेगा ताकि दुश्मन को पता चले। और युद्ध घोषणा के नारे शुरू में नहीं लगवाए जाएंगे, नहीं तो दुश्मन को पता लग जाएगा और वो पूरी तरह से सचेत हो जाएंगे। और उसने बताया कि भाई जो अश्वरोही सेना है वो मुख्य भूमिका निभाएंगे। अश्वरोही सेना की इस युद्ध में मुख्य भूमिका होगी और शत्रु से अपनी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं सिकंदर ने बनाई कि शत्रु से अपनी जो भी योजनाएं हैं वो सब गुप्त रखी जाएंगी ताकि शत्रु को इस प्रकार की कानो कान खबर ना लगे। इस प्रकार सिकंदर ने अपनी तैयारी और मोर्चाबंदी डेरियस के विरुद्ध कर ली थी। उसने अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या क्या तैयारियां की, उन्हें क्या क्या निर्णय लिए, तो ये सब उसकी तैयारियां थी, उसकी स्ट्रेटेजी थी। जबकि डेरियस था वो सिकंदर के आक्रमण की प्रतीक्षा में खड़ा रहा क्योंकि वो उस मैदान में पहले से खड़े थे। जब डेरियस को सिकंदर की योजना का पता चला, जब डेरियस को सिकंदर की इस योजना का पता चला तो उसने अपनी सेना को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युद्ध शुरू हो चुका था, या ये कहा जा सकता है कि युद्ध का समय हो चुका था। अब हम बात करते हैं उनकी तुलनात्मक सैन्य शक्ति की। भाई डेरियस की सेना के पास कितने सैनिक थे और सिकंदर की सेना के पास कितने सैनिक थे, तो हम अब इसका कंपैरिजन करेंगे। तो एक प्रसिद्ध यूनान का जो शासक था उसके अनुसार उसने कहा था कि सिकंदर की सेना में 1000 से ज्यादा सैनिक और 7000 के आसपास अश्वारोही सैनिक थे, जबकि डेरियस की सेना के पास 10 लाख पैदल सैनिक और 4000 अश्वारोही और 200 उसकी जो रथ सेना है, रथ की सेना थी वो थी, 25 हाथी थे। इस प्रकार जो सैन्य शक्ति थी डेरियस की वो सिकंदर से बहुत ज्यादा थी, मतलब काफी ज्यादा थी। सिकंदर की सेना के पास हथियार के रूप में सरीसा, भाला, गोफन, हथियार के रूप में जैसे सरीसा, भाला, गोफन, तलवार, धनुष बाण, सुरक्षा के लिए कवच थे, ये सब उनके पास थे। जबकि डेरियस के पास थे भाला, बल्लम, तलवार, ढाल, रथ के पहियों में लगी दराती और ये जो कवच थे उसके पास। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सिकंदर और डेरियस की सेनाओं में हथियारों के भी काफी डिफरेंस था, हथियारों का भी काफी भिन्नता थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं समर्थांतरिक फैलाव की, क्योंकि युद्ध उस समय युद्ध होते थे तो उनमें समर्थांतरिक जो फैलाव होते थे वो अलग ही हुआ करता। तो डेरियस था, उसने अपनी सेना का जो अगले भाग था उसमें हाथी सेना को खड़ा किया था। डेरियस ने अपनी सेना के अगले भाग में हाथी सेना को खड़ा किया था। तो उसके बाद दूसरी पंक्ति में रथ सेना को खड़ा किया था, तीसरी पंक्ति में उसने अश्वारोही सेना को खड़ा किया था। इस प्रकार उसने अपने 3 भागों में विभाजित करके खड़ा कर दिया था। इसके बाएं भाग का नेतृत्व बैसुस नाम के सेनापति थे तथा दाएं भाग का नेतृत्व मैजियस और मध्य भाग का नेतृत्व खुद डेरियस कर रहे थे। और सबसे पीछे उसने अपनी पैदल सेना को लगाया था, खड़ा किया था। तो ये कहा जा सकता है कि डेरियस था, उसने अपनी सेना को किस प्रकार से खड़ा किया था। सबसे अगले भाग में हाथी की सेना को, उसके पिछले दाई तरफ रथ की सेना को, तीसरे पंक्ति में अश्वारोही सैनिक, तीनों भागों में उसके अलग अलग, दोनों भागों में अलग सेनापति थे, बीच में वह खुद नेतृत्व कर रहा था और सबसे पीछे उसने पैदल सेना को खड़ा किया था। उसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर की सेना की। तो सिकंदर की सेना का क्या समर्थांतरिक फैलाव था? तो सिकंदर की सेना ने शत्रु सेना से अधिक संगठन को देखते हुए, उसकी ज्यादा सेना को देखते हुए उसने अपनी सेना को तिरछे क्रम में खड़ा किया था, टेढ़ जिसको बोलते हैं, जिससे शत्रु को समझ सके उसके पास कितनी सेना है। और सिकंदर की सेना केवल 2 पंक्तियों में खड़ी थी, ठीक है ना। और उसकी जो अगली पंक्ति में के भाग में यूनान के कैगलेस तथा बाएं तरफ अश्वारोही सेना थी। दूसरी पंक्ति में जैसे आरक्षित फैंगलेस थे जो, और कंबेनियन अश्वारोही सेना
थी। देखो ये नाम है, ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उसकी अश्वरोही सेना थी जो उसमें उसकी पहली पंक्ति में एंग्लेस तथा बाई तरफ अश्वरोही सैनिक थे, दूसरी पंक्ति में आरक्षित जो रिजर्व फैंगलेस और कंपेनियन अश्वरोही सैनिक थे। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। तो अब हम बात करते हैं होगा दोनों की सेनाओं का समर्थांतरिक फैलाव। अब हम बात करते हैं कि भाई युद्ध का घटनाक्रम क्या रहा। मतलब सिकंदर और डेरियस के बीच जो अर्बिला का संग्राम के बारे में आपको बता रहा हूं, उसमें युद्ध का घटनाक्रम क्या रहा। तो डेरियस ने 30 सितंबर के दिन के समय युद्ध के लिए तैयार कर लिया था, और यदि सिकंदर की सेना उस पर आक्रमण करे तो वह तुरंत जवाब दे सके। परंतु 30 सितंबर तक कोई भी आक्रमण कार्यवाही नहीं हुई। अगले दिन 1 अक्टूबर को उसने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। तो सिकंदर ने अपनी बाएं तरफ सेना को डेरियस की बाएं तरफ की सेना के पर आक्रमण करने का आदेश दिया। जब डेरियस को पता चला कि सिकंदर अश्वरोही सेना उसकी सेना को घेरने का प्रयास कर रही थी, तो उसने बैसूस के नेतृत्व वाली सेना को आक्रमण के लिए आगे बढ़ाया जो उसके बाएं तरफ थी, जिससे रथ सेना का जो समुचित प्रयोग किया उससे सिकंदर ने बैसूस की सेना के आगे बढ़ते देखा। तो उसने अपने जोरदार एकदम से उसने जो अपनी रणनीति तैयार की थी कि भाई हम एकदम से तेजी से आक्रमण करेंगे, तीव्र गति से आक्रमण करेंगे, तो उसने जोरदार आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण पर इतना जोर आक्रमण में सिकंदर को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी सिकंदर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए आक्रमण जारी रखा, और जो डेरियस की सेना हारने लगी तो उसने अपने रथ सेना को आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सिकंदर की सेना फिर से हारने लगी तो सिकंदर ने अपने फैंगलेस के सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, और फैंगलेस जो थे वो सैनिकों के पास 21 फीट लंबा सरीसा था जिसका प्रहार क्षमता दूर तक होती थी, जिसको हम सरिया बोलते हैं। उसके प्रहार से डेरियस की सेना में लाशों के ढेर बदलने शुरू हो गई। डेरियस की सेना थी वो लाशों के ढेर में बदलनी शुरू हो गई और डेरियस की सेना भागने लगी। सिकंदर ने बहुत तेजी से आक्रमण किया। सिकंदर अपने कुशल नेतृत्व में परिस्थितियों को संभाला और तुरंत एक टुकड़ी बाएं भाग की तरफ भेज दी, जहां घमासान युद्ध हुआ और सिकंदर की सेना डेरियस की सेना के सामने सिकंदर की सेना डेरियस की सेना से पीछे हटने लगी, जिससे डेरियस की सेना भागते हारते देख डेरियस ने युद्ध क्षेत्र से भागने का निर्णय लिया। जब डेरियस को भागने की सूचना सैनिकों को मिली तो वे जान बचाकर भागने लगे। तो ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं सिकंदर डेरियस पर बहुत हैवी पड़ा, काफी हावी रहा, और इस युद्ध में सिकंदर को विजय प्राप्त हुई। और एक प्रसिद्ध विद्वान एरियन ने कहा था कि डेरियस के पास लाखों में सैनिक 3 लाख से ज्यादा उसके सैनिक मारे गए थे और 3 लाख के करीब बंदी बना लिए गए थे सिकंदर के द्वारा, और बचे हुए सैनिक वहां से भागने में कामयाब हो गए, जबकि सिकंदर के केवल 1000 अश्वारोही 100 पैदल सैनिक मारे गए। तो ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध में डेरियस को बुरी तरह से हानि का सामना करना पड़ा, हारने का सामना करना पड़ा, और बहुत ही ये युद्ध डेरियस के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि सिकंदर की एक थोड़ी सी सेना और डेरियस के पास लाखों की सैनिक थे। उसके बाद भी जैसे सिकंदर को विजय प्राप्त हुई तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसने अपनी सेना को किस तरीके से ट्रेंड किया था, किस तरीके से उसने प्रशिक्षण दिया था उनको, और किस प्रकार से उसने अपनी स्ट्रेटेजी को समर्थांतरिक में बदला, और किस मतलब उसने अपने थोड़े से सैनिकों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसने युद्ध कला का एक उदाहरण पेश किया। तो इस युद्ध अर्बिला के संग्राम में डेरियस को हार का सामना करना पड़ा और सिकंदर को विजय प्राप्त हुई। धन्यवाद।